everybody. I'm Sushma Thakur and I'm a law educator at Chanakya CLAT classes as well as Chanakya Judicial Academy. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंसेंट और फ्री कंसेंट के बारे में. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसी का फ्री कंसेंट का एक पार्ट जो कि कोर्शन कहते हैं. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोर्शन को बताया गया है कि क्या कोर्शन कहलाएगा और अगर किसी कंसेंट में कोर्शन मिक्स्ड होता है तो उसको फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे. तो कोर्शन किसे कहते हैं? कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड. तो अगर कोई पर्सन किसी पार्टी की कंसेंट लेते समय क्या करता है कि उसको डराता है, धमकाता है कि आपके साथ क्या कर दूंगा कि मैं आईपीसी से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर दूंगा, कमिट करने की कोशिश करता है या फिर थ्रेटनिंग देता है कि वो कमिट कर देगा, तो इसमें क्या माना जाएगा कि उसने कोर्शन अप्लाई किया है. आफ्टर दैट और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. सबसे पहली चीज कि जब यहाँ पर आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात कर ही दी गई है तो फिर यहाँ पर अलग से डिटेंशन की बात क्यों की गई है? डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कि थ्रेटनिंग टू डिटेन और अटेम्प्ट टू डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी बात क्यों की गई है? तो इसकी बात इसलिए की गई है क्योंकि आईपीसी में डिटेंशन ऑफ पर्सन क्या है? ऑफेंस है. डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी कहीं ऑफेंस नहीं है आईपीसी में, इसीलिए यहाँ पर थ्रेटनिंग टू डिटेन अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पर अलग से कवर किया गया है. So the unlawful detention or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. अगर किसी भी पर्सन पर, तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि किसी भी पर्सन पर कोई पर्सन दूसरा सामने वाली पार्टी उसकी कंसेंट लेने के लिए अगर कोई पर्सन क्या करता है, उसको डराता है, धमकाता है कि मैं आईपीसी से रिलेटेड आप पर ऑफेंस कर दूंगा या फिर उसको थ्रेट देता है, तो वो क्या करता है कि वो कोर्शन कमिट करता है यहाँ पर, या फिर अनलॉफुल डिटेंशन करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड. अनलॉफुल डिटेंशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि और फिर आप लोग जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो आप अपने बैग्स को सबमिट करते हैं वॉचमैन के पास. जब आप एग्जाम देकर वापस लौट रहे होते हैं और वो जो वॉचमैन है आप उससे डिमांड कर रहे होते हैं अपने वस्तुओं की, फिर जब वो देने से मना कर देता है तो क्या है? वो अनलॉफुल डिटेंशन है. वो देने से मना क्यों करता है? ताकि आपकी कंसेंट ले सके कि आप किसी अग्रीमेंट में एंटर करो और आप कर देते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा. तब तक तो वैलिड रहेगा जब तक कि आप एक्शन नहीं लोगे, लेकिन जो ही आप एक्शन लेते हो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वर्डेबल हो जाता है. तो अगर किसी भी अग्रीमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन इन्वॉल्व होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वर्डेबल हो जाता है. और ये अग्रीव्ड पार्टी के बिहाफ पर होता है कि वो उसको चैलेंज करे और उसको वर्डेबल क्रिएट करवाए. अनटिल एंड अनलेस तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो दो इसेंशियल एलिमेंट निकल कर आते हैं. सबसे पहला कि आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस को कमिट करना या थ्रेटन करना कमिट करने के लिए. दूसरा अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी या थ्रेटन करना कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई अनलॉफुली डिटेन कर लेगा. राइट, ये निकल कर आया. साथ ही साथ ये हमने देखा कि अनलॉफुल डिटेंशन को क्यों अलग से मेंशन किया गया है. अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोर्शन किसी नोन पर्सन पर ही एप्लीकेबल किया जा सकता है या फिर उसी पर्सन पर कोर्शन किया जाए, उसी पर्सन को थ्रेट दिया जाए कि जैसे जिसकी कंसेंट लेनी हो. तो ऐसा नहीं है. कोर्शन आप किसी अननोन पर्सन, थर्ड पर्सन पर भी कमिट करते हो और किसी अदर पर्सन से आप कंसेंट लेने की कोशिश करते हो तो ये भी कोर्शन में इंक्लूड होगा. साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक इंग्लिश कॉमन लॉ और इंडियन लॉ में कोर्शन और ड्यूरेस, जो कि कोर्शन को ही ड्यूरेस बोलते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ में, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क इतना है कि वहाँ पर एकदम इंस्टेंट थ्रेट होना चाहिए कोर्शन से रिलेटेड आपकी कंसेंट लेने के लिए. इंडियन लॉ में आप फर्दर फ्यूचर में भी आप थ्रेट दे सकते हो, फ्यूचर में भी ऑफेंस कमिट करने का थ्रेट देते हो, वो भी कवर होता है कोर्शन में. लेकिन ड्यूरेस में फ्यूचर थ्रेट कवर नहीं होता है. ड्यूरेस में थर्ड पर्सन पर या फिर किसी अननोन पर्सन पर आप कोर्शन का थ्रेट देते हो और किसी अदर पर्सन से आप कंसेंट लेने की कोशिश करते हो तो वो यहाँ पर कवर नहीं है. आप जिस पर्सन से कंसेंट लेने की कोशिश करते हो उसी पर्सन पर आप कोर्शन करते हो, तभी वो ड्यूरेस में कवर है.
लेकिन इंडियन लॉ में आप एनी पर्सन पर कोर्सन कमिट कर सकते हो, और कोई पर्सन आपको बचाने के लिए क्या करता है कि अपनी कंसेंट दे देता है कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए अग्री करता हूँ, तो वो भी कोर्सन में माना जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक पर्सन है ए और सामने वाला पर्सन है बी। ए को बी की कंसेंट लेनी है कि ताकि वो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे। वो क्या बोलता है कि जब रास्ते में देख रहा होता है कि एक लड़की जा रही थी, वो बोलता है कि मैं इसके साथ कोई ऑफेंस कमिट कर दूंगा रिलेटेड टू आईपीसी, और बी देखकर डर जाता है कि वो उस लड़की के साथ ऑफेंस ना कर दे, इसलिए वो पेपर पर साइन कर देता है। क्या यहाँ पर कोर्शन हुआ? जबकि बी भी उस लड़की से अननोन था, राइट, और ए भी उस लड़की से अननोन था, फिर भी यहाँ पर कोर्शन हुआ है और ये जस्टिफाइड होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल करवाना, राइट। तो ये था क्वेश्चन का पार्ट सब। और लास्ट पॉइंट ये जानेंगे कि जहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल होता है या फिर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर क्वेश्चन कहीं भी कमिट होता है, फॉरेन में भी क्वेश्चन कमिट होता है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट को आप वर्डेबल करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।